नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अंश पिलवाड़ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, जो कि बाजार की चाल को देखते हुए लोगों के मन में बहुत असमंजस होगा। इतना उतार चढ़ाव, और देखिए दिवाली बस आज आ ही गई है, अगले हफ्ते की ही बात है। अब ऐसे में लोग शुभ खरीदारी के मौके भी ढूंढ रहे होंगे और किसी भी तरह से इस शुभ मुहूर्त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या बाजार अब मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है? अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कविता की, एक ऐसे दौर में जब रिजल्ट सीजन हो और ऐसा बाजार बड़ा रेयर मैंने देखा है। थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस कुछ रीजनेबल निकले तो यहाँ पे कुछ खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशंस है भी और साथ ही साथ जो ये बिकवाली हुई है काफी अच्छी बिकवाली हुई और अच्छे रेट पर आ गया। ऐसा कह सकते हैं कि दिवाली में ये एक अच्छा मौका के तौर पे ये करेक्शन दिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल, तो इसी मौके पर चौका आप कैसे लगाएंगे अगले 1 घंटे हम आपको इसी पर सलाह देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो झटपट नोट डाउन कर लीजिए कि अपना सवाल आप इस शो में कैसे पूछ सकते हैं। एक नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, एसएमएस कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं, और हाँ सोशल मीडिया पर क्योंकि आप हमें लगातार फॉलो करते हैं तो भले ही एक्स यानी ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। सवाल पूछने का एक छोटा तरीका या एक नुस्खा आपको बता देते हैं जिससे आपको सही सलाह मिले हमारे एक्सपर्ट से। स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पर खरीदा है और कितना उसमें रुकना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स उसी के मुताबिक आपको सलाह भी देंगे। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। ये जुड़े तो इनसे हम बातचीत भी करेंगे, बाजार की चाल को लेकर इनकी भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि प्रशांत और अंश के साथ में बात कर भी रही थी, हम थोड़ा सा इसको वाइड विंडो में भी काट सकते हैं शॉर्ट को, क्योंकि हम तीनों अब बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे 24,500 का स्तर आता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। और एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों ने और एक्सपर्ट्स ने कही है चैनल पर आकर कि अब उनका जो पोर्टफोलियो है, एक्सपर्ट्स का जो पोर्टफोलियो है, जो फंड हाउसेस का पोर्टफोलियो है, वो थोड़ा सा रेट में कटौती के चलते, रेट सेंसिटिव जितने सेक्टर्स होते हैं उस ओर उनका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं कमर कसती हुई देख रहे हैं कि रेट कट सिनेरियो जैसे ही यहाँ पर शुरू हो जाए भारत में, उसका फायदा जो है पोर्टफोलियो में मिले और लोगों को मिले। और काफी हद तक हमें बाजार के सेक्टर्स में भी ये बात दिखाई दे रही है अंश। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर ग्लोबल मार्केट को भी देखें तो वहां पे काफी मजबूती नजर आ रही है। तो उसी के साथ इंडिया नतीजे अच्छे भी आ रहे हैं और बाजार में काफी पॉजिटिविटी है। तो इंडिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा जो भी नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, एक लेवल चेक ले लेते हैं। फिलहाल 24,513 का लेवल हम देख रहे हैं निफ्टी में, और सेंसेक्स में आप देखिए लगभग 120 अंकों की तेजी के साथ 80,342, काफी फ्लैट, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 100 अंकों के पार की तेजी सेंसेक्स में। लेकिन आपको बैंक निफ्टी पर डालनी होगी नजर, काफी फ्लैट फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन लाल निशान पे 51,246 का लेवल है। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अगर हम देखें तो एडवांसेस 1542 दिखाई दे रहे हैं, 936 यहाँ पर डिक्लाइंस भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस घंटे के अगर हम कुछ टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो क्लियरली बजाज फाइनेंस यहाँ पे 5.5% ऊपर दिखाई दे रहा है, बजाज ऑटो लगभग 2.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर 2.25 से लेकर 1.5% तक की तेजी हमें इस घंटे आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद लूजर्स की सूची में आप देखिए एनटीपीसी लगभग 2.5% गिरा हुआ, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आइशर में 1.25 से लेकर 1.5% की कमजोरी जो है हम आती हुई देख रहे हैं। तो चलिए बाजार का एक चेक तो हमने ले लिया है। अक्षय भागवत भी हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और हम तीनों मिलकर बाजार की चाल पे चर्चा ही कर रहे थे, जहां पर नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं दिवाली है और उस बीच बाजार क्या कहेंगे आप, मौका दे रहा है खरीदारी का कि सतर्कता बरतने का समय है ये? अक्षय, गुड मॉर्निंग। तो कल जो बाजार में भारी गिरावट देखी, प्राइस सेटअप देखे तो एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न है जो जिसे हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। एक बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और ये पैटर्न निगलेक्ट करने के लिए अभी कम से कम निफ्टी को 24,950 ये स्तर पार करना पड़ेगा, तो फिर हम पॉसिबल रिजेक्शन ऑफ पैटर्न देखेंगे। फिलहाल जिस आज हल्की सी रिकवरी है, मॉर्निंग में थोड़ा सा संभल रहा है, बट अभी तक जल्दबाजी ना करे, ये मेरी राय रहेगी। इंट्राडे में बिल्कुल आपको ट्रेडिंग के बाउंस बैक वाले मौके मिल सकते हैं, बट डिलीवरी बाइंग करके होल्ड करने के लिए अभी भी स्टेबिलिटी की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। अगर गिरावट कंटिन्यू होती है तो शायद जो
पैटर्न का डाउनसाइड टारगेट है वो 24,000 के आसपास बैठ रहा है। तो मैं कहूंगा डे ट्रेडर्स है तो बाय बिल्कुल कर सकते हैं, बट पोजिशनली अगर बाय करनी है तो अभी भी वेट एंड वॉच की राय रहेगी मेरी। तो ये है फिलहाल बाजार पर एक तरह से सतर्क नजरिया। हमारे साथ मनीष हैं बिहार से। मनीष जी नमस्कार, बिहार में कहां से बात कर रहे हैं? बिहार पटना से बात कर रहे हैं सर। जी मनीष, बताएं आपकी किस तरह से मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया है? मैंने टाटा मोटर में भी लिया है, 100 शेयर है मेरा, और 971 में है मेरा शेयर। ठीक है, कितना? 100 शेयर लिया है ना आपने? हाँ 100। ठीक है, तो 100 शेयरिंग ये हम ठीक करेंगे। 972 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल नुकसान यहाँ पर होता हुआ। अक्षय जरा बताएं, टाटा मोटर्स 972 की इनकी बाइंग है, कब तक जो है वो नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, सभी सेक्टर्स में रिसेंटली काफी पिटाई हुई है, और जिस दर पे अभी आज टाटा मोटर्स ट्रेड हो रहा है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों प्राइस लेवल्स पे एक बहुत ही अहम स्तर है। वो लेवल जो है सपोर्ट का वो है करीबन 850 से 860 का रेंज। तो मेरा मानना है कि काफी ओवरसोल्ड है, सपोर्ट एरिया से आपको बिल्कुल एक बाउंस बैक मिल सकता है। तो एक फिलहाल तो एक ट्रेडिंग बाउंस बैक है, आगे जाके थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा कि बाजार संभलता है, स्टॉक संभलते हैं, रिकवरी रैली में कितना उछलता है, उसके बाद बड़ी तेजी की हम फिलहाल बात कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड करना है, और वो स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 840 का। तो 840 का स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। फिलहाल अगर रिकवरी आती है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 945 का, उसके बाद वापस एक बार प्राइस सेटअप को रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल, नीचे की तरफ 840 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और भी अहम लेवल्स आपको दिए गए हैं टाटा मोटर्स पर। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर। मैंने टाटा स्टील का शेयर लिया है जी, 153 रुपये 78 पैसे पे जी, 130 कॉन्ट्रैक्ट लिए जी। क्या सर इसको होल्ड करना चाहिए? आप इसे कितने समय तक होल्ड करने देख रहे हैं, लंबे समय के लिए या शॉर्ट टर्म में? सर शॉर्ट टाइम। ठीक है, अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा। एक और टाटा का स्टॉक यहाँ पर इनकी खरीदारी के आसपास ही दरअसल स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखें तो एक्चुअली आज का जो लो बना है 148 के आसपास का, पिछले बार भी हम पिछले महीने भी सितंबर में ही देख रहे हैं कि वहाँ पर से ही एक अच्छा बाउंस होता हुआ नजर आया था। आज भी वहाँ के आसपास थोड़ा रुकता हुआ नजर आया। क्या लगता है यहाँ पर एक रिवर्सल इंडिकेट हो सकता है, या यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस है? जी, तो सपोर्ट पे तो बिल्कुल चल रहा है टाटा स्टील। 148 से 150 एक सपोर्ट जोन है, थोड़ा सा उछाल जरूर मिल सकता है, बट अगर मैं ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर को स्टडी करूं तो मैं टाटा, अगर आप जिंदाल स्टील एंड पावर या करना पसंद करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वहां पे प्राइस सेटअप में ज्यादा मुझे कंफर्मेशन है कि तो अच्छी रिकवरी आपको मिल सकती है। तो टाटा स्टील अगर आप फिर भी होल्ड करना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस 145 का बनेगा। अगर थोड़ा उछलेगा तो 155 पे एग्जिट करने की राय रखूंगा फिलहाल मार्केट कंडीशंस में। पर अगर शिफ्ट करने के लिए आप ओपन है तो जेएसडब्ल्यू और जिंदाल स्टील बाय और होल्ड फ्रॉम मीडियम टर्म के लिए बेटर स्टॉक्स रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अक्षय सलाह दे रहे थे कि आपको अगर दूसरे काउंटर्स में जाना है तो वो रिकमेंडेशन भी आप अपना सकते हैं, लेकिन अगर टाटा स्टील में आपको बने रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अक्षय ने रेकमेंड किया है वो 145 के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बाजार का एक बार हम चेक लेते हैं फिर से, और 1.4% की तेज़ी के साथ निफ्टी अब 24,530 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर हम थोड़ी ब्रॉडर मार्केट्स भी देखें, मिड कैप स्मॉल कैप, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज कंट्रीब्यूशन है बाजार की तेजी को ऊपर खींचने में। हमारे साथ इस बीच एक लाइव दर्शक भी जुड़ गए हैं, पंकज कुमार मौर्य। पंकज कुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैम मैंने IRFC का 192 रुपए पे 350 शेयर लिया हूँ, 192 पर। ओके जी, लॉस चल रहा है जी। तो इस
पर क्या करना चाहिए मैम? सर कब तक रुकना चाहते हैं आप इसमें? 3 मंथ। 3 महीने का ही नजरिया है? जी 3 से 4 महीने मैम। 3 से 4 महीने का, चलिए ठीक है। अक्षय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? IRFC लिया है पंकज ने, 3 से 4 महीने का समय देना चाहते हैं और 192 कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है, घाटे में बहुत। तो रेल स्टॉक्स में काफी सेलिंग देखने को मिली है गए कुछ हफ्तों में, पर जिस स्तर पे अभी IRFC स्पेशली ट्रेड हो रहा है या हल्का सा एक रिकवरी करा है कल से, वो एक सपोर्ट जोन है। तो करीबन अगर सपोर्ट पॉइंट करना है मुझे 3 से 4 महीने की अवधि से, तो 130 और 140 ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा मीडियम टर्म के लिए IRFC में। और प्राइस सेटअप के चलते मेरा मानना है कि शायद एक पुल बैक रैली आपको देखने को मिल जाए अगले 3 से 4 महीने में। पुल बैक रैली अगर देखने को मिलती है तो फिलहाल टारगेट एरिया करीबन 165 से 170 तक बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी लॉन्गर टर्म में अभी तक कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं दिख पा रहे, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 165 170 तक उछलता है स्टॉक तो आप एक बार एग्जिट कर ले, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है करंट मार्केट कंडीशंस में, और वो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 118 का। तो 118 के स्टॉप से होल्ड करें, बाउंस बैक पे एग्जिट करें, ये राय रहेगी IRFC में। ठीक है, तो ये है राय IRFC पे, आपको अहम रणनीति यहां पर सुझाई गई। बढ़ते हैं आगे। सचिन कुमार हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सचिन नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम बांका जिला से बात कर रहे हैं। जी बताएं सचिन, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक में? जी, हम इंडसलैंड बैंक लिए वो 1335 रुपए करीबन 37 लिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें अभी तो लॉस पूरा कुछ ज्यादा नहीं है, करीबन हम इसको 2 महीना तक वेट कर सकते हैं। और ठीक है, 2 से 3 महीने का नजरिया। 1335 के भाव पे इन्होंने 37 शेयर लिए हुए हैं, नुकसान 2100 के आसपास यहां पर होता हुआ अक्षय 2 से 3 महीने और समय देना चाहते हैं इंडसइंड बैंक को, बताइए क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, इंडसइंड बैंक टेक्निकली प्राइस सेटअप देखूं तो मैं एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। गए 2 दिन का अगर आप स्टडी करें तो एक बहुत ही अहम टेक्निकल सपोर्ट 1325 इसको ब्रेक करा है, और बेयरिश ब्रेकडाउन होने के बाद वॉल्यूम के साथ काफी सेलिंग प्रेशर बढ़ती हुई दिखी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में और थोड़ी पिटाई हो सकती है, जिसके चलते स्टॉक 1200 या 1180 का स्तर, निचले स्तर छू सकता है। तो नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर होने के चलते एग्जिट करना जरूरी होगा आपको, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन होल्डिंग का काफी छोटा है, 1 से 2 महीने का, और इमीडिएटली स्टॉक में और 70 रुपए से 80 रुपए डाउनसाइड जाने की गुंजाइश है। तो एग्जिट की राय रखूंगा मैं इंडसइंड बैंक। बिल्कुल, तो इंडसइंड से एग्जिट कर ले, थोड़ी पिटाई और बाकी है, 1200 तक जा सकता है स्टॉक। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो आज फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ध्वनि जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए क्या है आज की पिक? गुड मॉर्निंग अंश। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो BHEL में रहेगा। बेल का अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें और वीकली, दोनों ही के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ चुका है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बेयरिश साइड का बन चुका है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह रहेगी। आप 225 एट द मनी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो आपको 5.5 रुपए के भाव पे मिल जाएगा, और इसका लक्ष्य जो है वो 10 रुपए का, स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 11,800 और नुकसान 5,250 तक का हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। भेल का पुट ले सकते हैं यहाँ पर 5.5 रुपए के आसपास, टारगेट 10 का दिया गया है, स्टॉप लॉस 3.5 का, मैक्सिमम गेन यहाँ पे 11,800 का नजर आता है और मैक्सिमम लॉस करीब 5,250। तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी बता देते हैं, क्योंकि सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ज़रा सोच के, ज़रा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड ले।
तो बने हुए हैं। और अक्षय, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए शेर बहादुर सिंह ने भेजा है और अक्षय ये कह रहे हैं इन्होंने इरेडा के 100 शेयर खरीदे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 241 है। फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं तो बहुत डिटेल्स नहीं है, लेकिन नियर टर्म आउटलुक इस बाइंग प्राइस पर आप इनको क्या रिकमेंड करेंगे? घाटे में है ये फिलहाल। इरिडा का प्राइस स्ट्रक्चर नेगेटिव है, पर अभी काफी ओवरसोल्ड होने के चलते आपको शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल पुलबैक या रिकवरी का बाउंस बैक मिल सकता है। 180 का सपोर्ट है और रिकवरी में 220-225 तक शॉर्ट टर्म में दिख सकता है स्टॉक। तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस बना के रिकवरी रैली में एग्जिट करे अराउंड 220-225 के रेट में, ये राय रहेगी इरिडा में। ठीक है, तो ये है इरेडा पर खास रणनीति आपको मिलती हुई। पढ़ते हैं आगे। सुमित वर्मा है हमारे साथ अगले कॉलर। सुमित नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूं। जी बताइए सुमित, किन स्टॉक्स पे आपके सवाल हैं? सर मैं ओएनजीसी के पे सवाल पूछना चाह रहा हूं और बीएचएल पे। ठीक है, बाइंग प्राइस बताइए। सर ओएनजीसी के मेरे पास 400 शेयर है 327 के प्राइस पे। ठीक है। और बीएचएल के मेरे पास 340 शेयर है 280 के भाव से। ठीक है, बीएचएल आपने 280 के भाव पे लिया हुआ है ना? हाँ सर, असल में क्या नाम है, मैं इनका एवरेज कर रहा हूँ तो ये डाउन तो हो रहे हैं, लेकिन और डाउन होते चले जा रहे हैं। ये कब तक डाउन होगा? ये ओएनजीसी के बारे में बताइए सर, ये इतना डाउन क्यों हो रहा है? बिल्कुल, अब देखिए सुमित, ओवरऑल अगर हम पीएसयू सरकारी शेयरों की बात करें तो वहां पर एक जो है वो दबाव देखा गया और बीएचईएल पे भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बात करें ओएमसीज की तो उन पे क्रूड का जो पूरा एक्शन है उन पर निर्भरता रहती है और इस समय तो खैर बाजार पर प्रेशर है ही। अक्षय जरा बताइए दोनों स्टॉक पर क्या रणनीति लेकर आगे चलें? एवरेज करते करते इन्होंने निचले स्तरों पे प्राइस लाई है, बीएचईएल इन्होंने 280 पे, ओएनजीसी 327 के भाव तक लेकर आए हैं, लेकिन सवाल वही है कि लगातार जो है वो दबाव बढ़ता हुआ। देखिए रिसेंट बाजार में जो सेलिंग हुआ है वो काफी फ्रॉड था जो सेटल हो रहा है बाजार में, और कोई सेक्टर मेरे हिसाब से बचे नहीं है जिनमें पिटाई नहीं हुई है, क्योंकि जो फार्मा एफएमसीजी भी सेक्टर्स रहते हैं उसमें भी आपने ये करंट मार्केट सिनेरियो में गिरावट देखी है। तो पूरे बाजार में सेलिंग है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑयल एंड गैस हो या कोई सरकारी कंपनी में ये सेलिंग ज्यादा सीमित है। तो ओएनजीसी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक माइनर सपोर्ट जोन पे तो आ रहा है, करीबन 264 के आसपास एक सपोर्ट है, पर कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, पर रिकवरी में वापस स्टॉक संभल सकता है। तो यहाँ पे रणनीति बनाने की, और एवरेज तो आपको नहीं करना है, बट 240 का स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। बट सिचुएशन भेल में कुछ अलग है, बिकॉज भेल में काफी एक नेगेटिव टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है जो एक इंडिकेशन दे रहा है हमें कि आगे चल के स्टॉक में और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि भेल में करीबन 200 या 180 ये लेवल भी आगे चल के शॉर्ट टू मीडियम टर्म में छू सकते हैं। तो उसके चलते मैं कहूंगा ओएनजीसी तो आप एक रिवाइज स्टॉप लगा के होल्ड करें, बट भेल में तो क्लियरली एक एग्जिट की रणनीति रहेगी। तो एग्जिट भेल, होल्ड ओएनजीसी, ये राय रहेगी पीएसयू स्टॉक्स में। बिल्कुल अक्षय जी, तो आपको अहम लेवल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो चलिए YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें, और ये सवाल प्रियंका जी का है ITC पर। ये कुछ 1600 शेयर होल्ड कर रहे हैं 502 के भाव से। अब देखें तो स्टॉक उसके आसपास ही दरअसल घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? कुछ 502 पर खरीदा तो वहाँ से देखा जाए तो 4% थोड़ा नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर और भी नीचे गिरने के चांसेस है या थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट कहीं दिख सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, आईटीसी में आपको एक चीज बहुत बारीकी से आपको ट्रैक करना है, वो है रिजल्ट मेरे हिसाब से जो क्वार्टरली अर्निंग्स है 24 तारीख को है, 24 अक्टूबर को। और इस बार स्पेसिफिकली जो रिजल्ट सीजन में आप देखें तो 10 में से 7 स्टॉक ऐसे है जो इन लाइन एक्सपेक्टेशन पे भी उनमें काफी पिटाई देखने को मिल रही है। तो आपको काफी सतर्क रहना है, क्योंकि ये रिजल्ट सीजन नॉर्मल रिजल्ट सीजन जैसा नहीं प्ले आउट कर रहा है। तो जो टेक्निकल सपोर्ट्स बन रहा है फिलहाल वो
है 480 का आईटीसी में सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड हो रहा है और रिजल्ट को बहुत बारीकी से आपको ट्रैक करना है, तो उसके चलते 475 एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको बना के आईटीसी में होल्ड करना है। प्राइस स्ट्रक्चर अभी तक कुछ डिस्टर्ब हुआ नहीं है या कॉशन या नेगेटिव नहीं बना है, बट अगर 480 का ब्रेकडाउन हो तो शॉर्ट टर्म का चार्ट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, तो उसके चलते एक स्टॉप लॉस की रिकमेंडेशन आप रखें 475 की और होल्ड करें आईटीसी। रिकवरी आती है तो 505 और 512 ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट बनेंगे। चलिए, आईटीसी में ये रणनीति बताई जा रही है। इस बीच इब्राहिम मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार इब्राहिम। जी मैडम, बताइए आपने क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? मैम मैंने एनबीसीसी खरीदा था बोनस से पहले 200 रुपए के भाव पे। ओके। अब एवरेज प्राइस 136 कर लिया, मेरा लॉस 1 लाख रुपए दिखा रहा है। 136 एवरेज। ओके ओके। कब तक? 133। ओके। अभी कितना है आपको रुकना इसमें? अभी 1 साल तक मिनिमम। 1 साल और देना चाहते हैं एनबीसीसी को? ठीक है, ऑलराइट। अक्षय, 1 साल का समय और एवरेज 133, बोनस के पहले इन्होंने लिया था 200 पर। जी, तो एक अच्छी बात है कि आपके पास समय काफी है होल्ड करने के लिए, तो क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस है बाजार में रिसेंटली जो एक शॉर्ट टर्म पेन है वो शायद शॉर्ट टर्म तक सीमित रहे। लॉन्ग टर्म के अगर आप देख रहे हो तो एनबीसीसी में बहुत ही फर्म प्राइस स्ट्रक्चर है। एक सपोर्ट जोन जो बहुत ही अहम रहेगा एनबीसीसी के लिए वो करीबन है 85 का। तो शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं दिख पा रही है मुझे। तो होल्ड करें एनबीसीसी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कोई स्टॉप लॉस आप ये ट्रेड में लगाना चाहे वो स्टॉप लॉस 75 का रहेगा, बट मेरा मानना है कि रिकवरी रैली जरूर आएगी, शॉर्ट टर्म में नहीं मीडियम टर्म में, और वापस स्टॉक जो रिसेंट हाई से गिरा था वो छू सकता है। ठीक है, तो एनबीसीसी पर ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। सुनीता राय हैं बैंगलोर से और इन्होंने यूट्यूब पर लाइव अपना सवाल पूछा है। कैनरा बैंक पर राय जानना चाहती हैं। 107 रुपए के भाव पे इन्होंने कैनरा बैंक में यहाँ पर खरीदारी की हुई है। इनका सवाल है कि क्या जो मौजूदा स्तर है कि यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है या किसी और डिप का भी इंतजार करना होगा। अक्षय, कैनरा बैंक पे जरा एक फ्रेश नजरिया दीजिए। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये भी जानना चाहा है कि क्या अभी जो मौजूदा भाव है उस भाव से एंट्री की गुंजाइश बन रही है या डिप का इंतजार करना चाहिए? मेरे हिसाब से होल्ड करे कैनरा बैंक, बाय ऑन डिप या एवरेजिंग ना करें, क्योंकि अभी तक बाजार में एक बॉटम या बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स में भी कोई क्लियर कट बॉटम बनने के श्योरिटी नहीं बन पा रही है। ट्रेडिंग बाउंस बैक है, आज हल्की सी रिकवरी है मार्केट में, पहला दिन है जहां पे थोड़ी सी जो है ग्रीन कलर हमको आज देखने को मिल रही है। तो कैनरा बैंक में अगर देखें तो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, 2 दिन पहले सपोर्ट ब्रेक था 101 पे, तो हल्के से उछाल में 100 या 101 तक छू सकता है, बट अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आपका स्टॉप लॉस 95 रहेगा। 3 मंथ प्लस का होल्डिंग है तो समय लग जाएगा काफी, बट और थोड़ा पेन, डाउनसाइड पेन हो सकता है जिसके चलते स्टॉक 85 या 80 तक भी छू सकता है। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो एक बार स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लीजिए, पर कोई भी एवरेज करने की स्ट्रेटेजी फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कैनरा बैंक में। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर में खेल प्रेमियों में जोश भरने वाला खेल पिकल बॉल का एक्शन दिल्ली में रोमांच का तड़का लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली PWR DUPR इंडिया मास्टर्स की मेजबानी के लिए तैयार है। 24 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले 4 दिनों के नॉन स्टॉप एक्शन में 750 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो तैयार रहिए टाइम्स ग्रुप की पहल से हो रहे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए, पिकल बॉल के थ्रिल को महसूस करने के लिए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर होता खेल है, सबसे तेजी से बढ़ता रैकेट स्पोर्ट्स। कुछ ही घंटों बाद देश में पिकल बॉल का ग्लोबल टूर्नामेंट होने जा रहा है। 24 अक्टूबर खेल की दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जब देश की राजधानी दिल्ली में पिकल बॉल की PWR DUPR इंडिया मास्टर्स टूर्नामेंट की धूमधाम से शुरुआत होगी।
दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में 24 से 27 अक्टूबर तक पिकल बॉल ग्लोबल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं। I feel great to be here. I actually was here a couple years ago for pro tournaments in Delhi, so it feels awesome to be back here playing pickleball now. You know, a bunch of people that came down here, a decent amount of them from the States, Europe, and all over the world. And it's going to be fun to see some players from India that I know too, that I played tennis against, so it'll be fun. दिल्ली में पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन दुबई के बाद किया जा रहा है। इससे पहले जुलाई के महीने में दुबई में PWR वर्ल्ड टूर का आयोजन किया गया था। भारत में इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले टाइम्स ग्रुप के MD विनीत जैन ने भी पिकल बॉल पर हाथ आजमाया। I think it's great. It really started out in the US, but now to see it actually becoming globalized, and especially here in India with the amount of skilled players there are in badminton and other racket sports, I think it's just going to grow even further in India, and I love to see it, especially being kind of my homeland, you know. It's nice to see people really take to pickleball. बिल गेट्स, एलन मस्क और टेलर स्विफ्ट जैसी मशहूर हस्तियां भी इस स्पोर्ट की फैन हैं। ये खेल वैश्विक मान्यता की दिशा में एक